पार्ट 26। क्या नताशा शादी को आगे बढ़ाएगी, उसका फैसला। इधर दूसरी तरफ क्रिश को भी यह खबर मिल चुकी थी कि गोदाम ब्लास्ट हो चुका है, जिसे सुनकर वह काफी हैरान था। क्रिश, जो इस वक्त अपने सीक्रेट अड्डे पर एक बड़े से किंग साइज सोफे पर पैर के ऊपर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा था, और राका, जो उसकी बगल वाले सोफे पर बैठा था, अपने हाथों की उंगलियों को लैपटॉप पर बड़ी ही तेजी से घुमा रहा था, ने क्रिश से कहा, किंग, ये है उस जगह का पूरा डाटा। रात के अंधेरे में किसी ने बड़ी चालाकी से, माफिया कहेंगे, विवान खन्ना के सीक्रेट गोदाम को ब्लास्ट कर दिया है। और इतना ही नहीं, खबर मिली है कि उन्होंने उसका एक स्पेशल ब्रीफकेस भी चुरा लिया है, जिसमें उसके काफी इलीगल पार्टनर्स की डिटेल थी। उसका माल कब, कहां और किस जगह से आता है और कहां ट्रांसफर होता है, ये सभी डिटेल उस ब्रीफकेस के अंदर रखे हुए लैपटॉप में है। ये काफी टॉप सीक्रेट लैपटॉप था, जो उसके बिजनेस को काफी हद तक हैंडल करता था। यहाँ कड़ी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद हमला करने वाला काफी चालाक और फास्ट था। उसने बड़ी ही आसानी से वह सब हासिल कर लिया। अब विवान खन्ना को ये डर है कि अगर ये लैपटॉप की सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसके दुश्मनों के हाथ लग गई, तो उसका बिजनेस काफी हद तक लॉस में जा सकता है। वैसे भी बहुत जल्दी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उसने भी हिस्सा लिया है, और वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। शायद यही वजह है कि वह अब तक खामोश है, लेकिन इस हमले के बाद वह काफी तिलमिलाया हुआ है। यह उसके गोदाम पर होने वाला पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी एक हमला हुआ था, और उस हमले में भी उसका काफी नुकसान हुआ था। मुझे लगता है यह उसका कोई नया दुश्मन है, जो उसे बर्बाद करना चाहता है। मेरे ख्याल से हमें इस दुश्मन के बारे में पता लगाना चाहिए। वह कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हो सकता है ये दुश्मन हमारे काम आ सके। राका की बातों को सुनकर क्रिश, जो अब तक अपने चेहरे पर डाकोरा लिए, एक हाथ में सिगार लिए उसकी कश ले रहा था, अपने सिगार को एशट्रे में मसलते हुए राका की तरफ अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए बोला, पता करो कौन है वह और उसका मकसद क्या है विवान खन्ना को तबाह करने का। और उसने इतनी बड़ी बड़ी साजिशों को कंप्लीट किया है, कुछ तो पावर होगी उसमें। इससे पहले कि विवान खन्ना उसे तक पहुंचे, हमें उसे तक पहुंचना होगा, और वह ब्रीफकेस हमें हासिल करना होगा, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसे वीक करने की। अपने शब्दों को खाने के बाद क्रिश अपनी जगह से खड़ा हुआ, और अब वह वहां से अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के, एटीट्यूड के साथ वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ सुबह के 6 बज चुके थे, और आशी बाथरूम में फ्रेश हो रही थी। तभी क्रिश कमरे में एंटर हुआ। उसने अपनी ठंडी निगाहें बेड पर घुमाकर देखी, तो आशी बेड पर नहीं थी, और तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। क्रिश समझ चुका था, आशी बाथरूम में है। इधर आशी शावर लेकर अपने कमर में टॉवल और बालों में दूसरा टॉवल लपेटकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने वाली थी, अचानक ही उसका पैर मुड़ गया, और वह धड़ाम से फर्श पर गिर गई। अब आशी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, आ। इस आवाज को सुनते ही क्रिश, जो इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ आशी के बाथरूम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, अचानक घबराते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और जल्दी से कमरे के अंदर से आशी को आवाज देते हुए बोला, What happened, Firefly? Why did you scream? अब क्रिश की आवाज सुनकर आशी बाथरूम में फर्श पर पड़े हुए दर्द से कराहते हुए बोली, है। साइको, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई, मुझे उठा भी नहीं जा रहा, अब प्लीज मेरी हेल्प करो। आशी के दर्द से कराहने की आवाज और उसकी बातों को सुनकर क्रिश जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। अब क्रिश ने आशी को आवाज देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। क्रिश हड़बड़ाते हुए जल्दी से ड्रॉअर की तरफ गया, और वहां से एक रिमोट लेकर उसने बाथरूम का दरवाजा अनलॉक कर दिया। अब वह तेज कदमों से बाथरूम के अंदर गया। आशी को फर्श पर गिरा हुआ देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्रिश घुटनों के बल बैठकर आशी को अपनी बाहों में थामते हुए थोड़ा परेशान होकर बोला, यू ओके, फायरफ्लाई? तभी क्रिश का ध्यान आशी के पैरों की तरफ गया, जहां उसे गहरी चोट लग गई थी, और उसमें से खून निकल रहा था। ये देखकर क्रिश ने जल्दी से आशी के पैरों को अपने हाथों से थामते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये तो तुम्हें बहुत चोट लग गई है, फायरफ्लाई, लेकिन इतनी गहरी चोट तुम्हें यहाँ कैसे लगी? क्रिश की नजर बाथरूम के एक स्टील से बने रैक पर पड़ी। उसके किनारे छोटे छोटे ब्लेड्स की तरह निकले हुए थे। ये देखकर क्रिश की आंखें सर्द हो गईं। उसने तुरंत आशी को अपनी गोद में उठाया और कमरे की तरफ दौड़ा। क्रिश ने आशी को बेड पर बैठाया और जल्दी से ड्रॉअर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। वह जल्दी जल्दी आशी के पैरों से बह रहे खून को साफ करने लगा।
आशी दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, जिसे देखकर क्रिश खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह उसके जख्मों को फूंक मार मारकर एंटीसेप्टिक से क्लीन कर रहा था। शांत हो जाओ, बस थोड़ा सा दर्द होगा। तुम्हें देखकर चलना चाहिए था, फायरफ्लाई। कितनी चोट लग गई है तुम्हें? क्रिश की बातों में आशी के लिए उसकी चिंता साफ झलक रही थी। आशी मासूमियत से अपने निचले होंठों को बाहर निकालते हुए बोली, मैं तो देखकर ही चल रही थी, साइको। अचानक मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई। फिर उस रैक से टकरा गई। बहुत दर्द हो रहा है, साइको। प्लीज, आराम से करो। इतना कहते हुए आशी जोर जोर से रोने लगी। आशी को रोते हुए देखकर क्रिश ने उसके जख्मों पर फूंक मारते हुए कहा, ओके ओके, बस थोड़ी देर और। जब क्रिश ने आशी के जख्मों को क्लीन किया, तो उसने देखा कि चोट गहरी थी। अब क्रिश जल्दी से आशी के पैर से बह रहे खून को बंद करने के लिए उसे तेजी से पट्टी बांधने लगा और आशी की तरफ देखते हुए बोला, ये काफी गहरा जख्म है। सिर्फ फर्स्ट एड से काम नहीं चलेगा। मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। क्रिश ने जल्दी से आशी के पैर पर ब्लड रोकने के लिए पट्टी बांधकर तुरंत ही डॉक्टर फ्रैंक को एक लेडी डॉक्टर भेजने के लिए कहा। अब वह आशी की तरफ देखते हुए बोला, चिंता मत करो, डॉक्टर आ रही है। क्रिश क्लोजर रूम में गया और आशी के लिए एक टॉप और लॉन्ग स्कर्ट लेकर आया जो बहुत ही लाइटवेट था। अब उसने आशी के बदन से उसकी टॉवल को रिमूव कर दिया। ऐसा होते ही आशी की नज़र शर्म से झुक गई, लेकिन क्रिश काफी नॉर्मल तरीके से आशी को सबसे पहले उसके अंडरगारमेंट्स पहनाता है और फिर उसे उसकी टॉप और स्कर्ट पहना देता है। तब तक डॉक्टर भी आ चुकी थी और अब वह आशी की ड्रेसिंग कर देती है। डॉक्टर ने आशी के जख्मों को देखते हुए कहा, घाव ज्यादा गहरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे पानी से बचाकर रखिएगा और हो सके तो ज्यादा वॉक मत कीजिएगा। 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखकर आशी को रेस्ट करने का बोलकर वहां से चली गई। अब क्रिश ने आशी को ब्लैंकेट से कवर किया और पीटर को कॉल करके कमरे में ही ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। अब क्रिश आशी को अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। ये देखकर आशी ने क्रिश के हाथों से उस सूप का बाउल लेते हुए कहा, साइको, तुम रहने दो, मैं खुद पी लूंगी, मेरे पैरों में चोट लगी है, हाथों में नहीं। आशी की बात सुनकर क्रिश ने आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में आशी ने अपना सूप खत्म कर लिया और क्रिश ने उसे मेडिसिन दे दी। अब क्रिश उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, अब तुम आराम करो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे मोबाइल पर मैसेज कर देना। मैं आ जाऊंगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्रिश की बात सुनकर आशी ने भी कुछ नहीं कहा और अब वह आराम से बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई। आशी को सुलाने के बाद क्रिश बाथरूम में फ्रेश होने गया और थोड़ी ही देर में वह रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने नीचे हॉल की तरफ आया। क्रिश को अकेला हॉल में आता हुआ देखकर राहुल ने क्रिश से पूछा, अरे क्रिश, तुम अकेले आए हो? आशी कहाँ है? वह ब्रेकफास्ट नहीं करेगी। अपने डैड की बात सुनकर क्रिश अपने हेड चेयर पर बैठे हुए डैड से बोला, नो डैड, एक्चुअली फायरफ्लाई आज बाथरूम में गिर गई थी, उससे चोट लग गई है, तो उसने ब्रेकफास्ट अपने कमरे में ही कर लिया है और अब रेस्ट कर रही है। ये सुनने के बाद घर के सभी लोग थोड़ा परेशान हो गए। अब अथर्व ने क्रिश से पूछा, क्या आशी को चोट लग गई? अब कैसी है वह? ये लड़की भी ना अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। मैं उसे देखकर आता हूँ। अब समर भी अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, मैं भी साथ में चलता हूँ। उन दोनों को आशी के लिए परेशान देखकर क्रिश अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वह फिलहाल रेस्ट कर रही है, बाद में उससे मिल लेना। अभी बैठकर ब्रेकफास्ट करो सब। और अब क्रिश की कमांडिंग टोन सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर वापस बैठ गए। तभी नताशा भी सबसे लास्ट में ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आई और तभी समर का ध्यान नताशा की तरफ गया। नताशा के एक हाथ में बैंडेज हुई थी और उसके हाथ को उसके गले में एक स्पोर्टर की मदद से लटकाया हुआ था। नताशा को इस कंडीशन में देखकर समर अचानक ही परेशान होते हुए बोला, अरे नताशा, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे हाथ में बैंडेज। ये सुनकर अथर्व भी मुंह बनाते हुए बोला, क्या होगा, आज मेरी दोनों बहनों का दिन ही खराब है। दोनों के दोनों बाथरूम में गिर गई हैं। ऐसा लगता है आज बाथरूम में गिरने का दिन है। इतना कहकर अथर्व हंसने लगा, हा 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 हा। अथर्व को हंसते हुए देखकर नताशा मुंह बनाते हुए अपने हाथ में एक केला लेकर अथर्व को पीठ पर मारते हुए बोली, भाई, आप बहुत बुरे हो। इधर मुझे चोट लगी है और आप मस्ती कर रहे हो। और दोनों बहनों से क्या मतलब है आपका? आशी भी बाथरूम में गिर गई है क्या? नताशा की बात सुनकर अथर्व और समर ने हाँ में सर हिला दिया। समर, अथर्व और नताशा आपस में बात कर रहे थे, लेकिन रॉकी खाना खाते हुए एक एक नजर तीनों को देख रहा था।
आजकल उससे कोई भी बात नहीं करता था। सभी उससे काफी नाराज रहने लगे थे। नताशा ने एक नज़र रॉकी को देखा और फिर अपनी जगह पर बैठ गई। अब नताशा खाना खाने के लिए अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करती है क्योंकि उसके सीधे हाथ में चोट लगी थी। लेकिन नताशा से खाना खाया नहीं जा रहा था। ये देखकर समर ने अपनी प्लेट का निवाला नताशा के मुंह के आगे बढ़ा दिया। ये देखकर नताशा की आंखें बड़ी हो गईं और वह ना समझी सी समर की तरफ देखने लगी। लेकिन समर अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लेकर नताशा से बोला, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, तुमसे खाया नहीं जाएगा, इसीलिए मेरे हाथों से खा लो। समर की बात सुनकर नताशा ने एक नज़र सभी के चेहरे की तरफ देखा। उसे थोड़ा शर्मा रही थी और उसने समर को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन नताशा की बात सुनकर समर ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे क्या हुआ, मैंने अपने हाथ को बहुत अच्छे से हैंड वॉश किया है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं होगा और तुम्हें ज्यादा फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, हम लोग एक फैमिली हैं, एक दूसरे की हेल्प करना हमारा काम है। आज मैं खिला रहा हूँ, कभी मेरे हाथों में चोट लग जाए तो तुम खिला देना। मैंने सही कहा ना अथर्व? अब समर की बात सुनकर नताशा एक बार फिर सभी लोगों के चेहरे की तरफ देखती है। अथर्व भी हाँ में सर हिला देता है। नताशा ने तिरछी नजर से क्रिश को देखा, शायद वह गुस्सा ना करें, पर क्रिश के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं थे। वह तो उन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। अब नताशा ने धीरे से मुंह खोल दिया और समर उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। ऐना ये सब देख रही थी। शायद उसे ये सब पसंद नहीं था। वह जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, राहुल ने ऐना के हाथों पर हाथ रख दिया और अपनी आंखों से उसे कुछ ना कहने के लिए इशारा किया। समर नताशा को बहुत ही प्यार से खिला रहा था और रॉकी खाना खाते हुए उन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देख रहा था। न जाने क्यों रॉकी को यह चीज अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। तभी क्रिश खाना खाते हुए बिना रॉकी और नताशा की तरफ देखे बोला, नताशा, जहां तक मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड रॉकी है, लेकिन तुम दोनों के चेहरे के रिएक्शन देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। वैसे क्या सोचा है तुम लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में? क्रिश के इन शब्दों को सुनते ही समर के हाथ अचानक हवा में ही रुक गए। नताशा भी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए क्रिश की तरफ देखने लगी और रॉकी के गले में तो खाना ही अटक गया। ऐना, राहुल और अथर्व के चेहरे के रिएक्शन भी काफी हैरानी भरे थे। तभी क्रिश की बातों को सुनकर रॉकी अपने मुंह का निवाला निगलते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा क्रिश? तुम अच्छे से जानते हो यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है और मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर इसके बारे में सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं नताशा को तलाक दे दूंगा ताकि वह अपनी लाइफ में खुश रहे और मैं अपनी लाइफ में। ये सुनकर राहुल और ऐना रॉकी पर गुस्से में बोले, रॉकी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुमने शादी ब्याह को कोई मजाक समझ रखा है क्या? शादी की कंडीशन चाहे कुछ भी हो, नताशा अब तुम्हारी वाइफ है। तुम्हें कम से कम एक बार तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। आखिर लाइफ में तुम कभी ना कभी तो किसी से शादी करोगे, तो नताशा में क्या प्रॉब्लम है? वह काफी अच्छी और समझदार लड़की है। और अपने मम्मी पापा की बातों को सुनकर रॉकी उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने यह नहीं कहा मॉम कि नताशा बुरी लड़की है, लेकिन मैं उससे ये रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता क्योंकि यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं नताशा की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूं। वैसे भी बिना प्यार के किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में कोई समझदारी नहीं है, इसलिए मैंने फैसला ले लिया है और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। रॉकी की बात सुनकर अथर्व भी गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और रॉकी की तरफ घूरते हुए बोला, बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने रॉकी। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी नताशा तुम जैसे इंसान के साथ शादी जैसे रिलेशनशिप में रहे जिसे अपने रिश्तों की मर्यादा का ख्याल नहीं हो। मैं उसे कुछ नहीं कहता। मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि बेवकूफ़ी मेरी बहन ने की थी, वरना जो हरकत तुमने की है उसके बाद तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। लेकिन तुम तलाक देकर अपनी गलती को सुधार रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैंने भी इस शादी के बारे में मॉम डैड को कुछ नहीं बताया। अच्छा होगा तुम जल्दी से जल्दी इस तलाक को देकर इस बेवजह के रिलेशनशिप को यहीं खत्म कर दो। मेरी नताशा को लड़कों की कमी नहीं है। अथर्व अपने गुस्से में बातें कहता जा रहा था, लेकिन नताशा की आंखों में नमी आ गई थी। वह कुछ कह नहीं पा रही थी,
लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अथर्व की बात सुनकर रॉकी जैसे ही गुस्से से कुछ बोलने वाला था, तभी कृष ने पांचों डाइनिंग टेबल पर जोर से मारा। अचानक ही हॉल में शांति छा गई। अब कृष अपनी नीली नजरों से सभी को घूरते हुए एक एक शब्द चबाकर बोला, स्टॉप इट। दिस इज नॉट अ फिश मार्केट, दिस इज माई पैलेस, और यहाँ मेरे अलावा किसी और को ऊंची आवाज में बात करना अलाउड नहीं है। अथर्व, अपनी जगह पर चुपचाप बैठो। यहाँ का किंग मैं हूँ, और किंग के सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे, ये किंग को पसंद नहीं है। तुम दोनों ने अपना फैसला सुना दिया। अब मैं नताशा से जानना चाहता हूँ कि वह क्या चाहती है। और अपने शब्दों को कहते हुए कृष ने अपनी ठंडी निगाहें नताशा की तरफ टिका दी। सभी की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर नताशा ने अपनी आंखों में आ रहे आंसू छिपाए और अपना सिर नीचे झुका लिया। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब अथर्व अपनी बहन की तरफ देखते हुए बोला, वह क्या बोलेगी कृष? वह बच्ची है। अगर उसके पास इतना दिमाग होता तो वह इतना बड़ा फैसला लेती ही नहीं। उसे अपना फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा, और बड़ा भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बहन के लिए सही फैसला लूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि वह इस रिलेशनशिप में खुश नहीं रहेगी, क्योंकि जिस इंसान के दिल में कोई और बसा है, वह मेरी बहन को अपने दिल में जगह कैसे देगा? अथर्व अपनी बात कह रहा था, लेकिन तभी कृष एक बार फिर गुस्से से गुजरते हुए बोला, शट अप अथर्व। मैं एक ही बात बार बार नहीं कहता। जिससे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब सिर्फ वही देगा। इसीलिए बेहतर है कि तुम नताशा पर कोई भी दबाव न डालो। नताशा, आंसर मी, डू यू वांट टू गो अहेड विद दिस मैरिज? और अब कृष की गुस्से से भरी आवाज सुनकर अथर्व नताशा की तरफ देखते हुए बोला, जवाब दो नताशा। क्या फैसला है तुम्हारा? क्या तुम एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहती हो जहां इंसान तुम्हें प्यार नहीं करता और इस रिश्ते को बोझ समझता है? अपने भाई की बात सुनकर नताशा अपनी आंखों में हल्की नमी और इमोशन लिए तिरछी नजर से रॉकी की तरफ देख रही थी। रॉकी के चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वह इस रिलेशनशिप को सच में आगे नहीं बढ़ाना चाहता। समर को नताशा की हालत पर दुख हो रहा था। उसने नताशा के हाथों पर हिम्मत देने के लिए अपना हाथ रखा और अपनी पलकें झपकाकर इशारा किया कि वह अपना फैसला खुद ले सकती है। अब नताशा सभी लोगों के चेहरे की तरफ देखते हुए घबरा रही थी, लेकिन कृष के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वह सिर्फ नताशा की तरफ देख रहा था और उसका फैसला जानना चाहता था। एना और राहुल भी काफी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। 161 नताशा का दर्द। और अब एना की बातों को सुनकर नताशा किसी तरह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में जैसे ही कुछ कहने वाली थी, जी आंटी, वो मेरा मतलब, मैं यह शादी। और इससे पहले कि नताशा अपनी बात को पूरा कर पाती, अचानक कृष के पॉकेट में रखा हुआ मोबाइल बजने लगा और खामोश माहौल की शांति टूट गई। कृष ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और कॉल रिसीव की। कॉल की दूसरी तरफ राका ने कृष को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर कृष काफी हैरान हो गया। और अब कृष ने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन और कोल्ड वॉइस में कहा, आई एम कमिंग। और अब कृष एक नजर सभी पर अपनी ठंडी निगाहों से डालकर बिना कुछ बोले अपनी जगह से खड़ा हुआ। अब वह बाहर जाने लगा, तभी उसे कुछ याद आया और वह वापस सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ गया। कमरे में आकर उसने देखा कि आशी अभी भी बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई है। उसने आशी को जगाना ठीक नहीं समझा। अब उसने एक पेपर पर नोट लिखकर उसे साइड टेबल पर रख दिया। फिर आशी के माथे पर हल्का सा किस करके वहां से चला गया। इधर दूसरी तरफ हाल में सभी अपने अपने कमरे की तरफ निकल गए थे, और नताशा अपने कमरे में आकर रो रही थी। उसके दिल में कुछ फीलिंग्स थी जिन्हें वह किसी को बता नहीं सकती थी। और तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। नताशा ने पीछे पलटकर देखा तो वहां समर खड़ा था। समर को अचानक अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर नताशा, जो इस वक्त बेड पर बैठकर अपने आंसू बहा रही थी, जल्दी से उसने अपने आंसुओं को पोंछा और चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाकर समर को अंदर आने के लिए कहा। समर कमरे के अंदर आया और अब वह नताशा के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सांत्वना देने लगा। छुपाओ मत, रोना चाहती हो तो रो लो, शायद रोने से तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, पर अफसोस, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। काश कृष कभी गया ही ना होता। उसके जाने के बाद यहाँ सब कुछ बहुत बिगड़ गया है, जिसे संभालना हम लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अपनी बहन की जिंदगी संवारने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया।
लेकिन नताशा, तुम्हें यह फैसला लेना होगा कि तुम आगे क्या चाहती हो। हाँ, यह फैसला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक कोशिश करनी चाहिए। समर की बात सुनकर नताशा की आंखों में रुके हुए आंसू एक बार फिर बह निकले। वह इमोशनल होकर समर की तरफ देखते हुए बोली, कैसे कोशिश करूं, समर? तुम जानते हो, उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। पर मैं, कहते हुए नताशा ने अपने शब्द वहीं रोक लिए क्योंकि वह अपनी फीलिंग्स किसी को बताना नहीं चाहती थी। लेकिन समर बिना कहे भी सब समझ गया। अब वह मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, चिंता मत करो। हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है, जो होता है कान्हा जी की मर्जी से होता है, और जो होगा उन्हीं की मर्जी से होगा। तो फिलहाल के लिए क्या होने वाला है, ये तुम उन्हीं पर छोड़ दो। अगर उन्होंने तुम्हें एक मंजिल दिखाया है, तो यकीनन उस तक पहुंचाने का रास्ता भी दिखाएंगे। समर अपने हाथों से नताशा के आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर बोला, फिलहाल तुम अपने आंसू पोंछो और चलो, आशी से मिलकर आते हैं। बहुत दिनों से उससे बात भी नहीं हुई, पता नहीं उसके पैर में कितनी चोट लगी है। अब समर की बात मानकर नताशा ने भी अपने आंसू पोंछे और खुद को शांत किया। फिर दोनों कमरे से निकलकर आशी के कमरे की तरफ चल पड़े। लेकिन उन दोनों को इस कमरे से निकलते हुए रॉकी ने देख लिया था, और न जाने क्यों रॉकी को उन दोनों को साथ देखकर शायद कुछ अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर में दोनों आशी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे और नॉक किया। आशी ने रिमोट से दरवाजे को अनलॉक करके उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। अपने दोस्तों को देखकर आशी धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। तभी उसकी नजर नताशा के हाथों पर गई। उसके हाथों पर बैंडेज देखकर आशी परेशान हो गई और तुरंत चोट का कारण पूछा। ये सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए बोली, टुडे इज बाथरूम फॉलिंग डे। तेरे साथ साथ मैंने भी उसे सेलिब्रेट किया है बाथरूम में गिरकर। ये सुनकर दोनों बहनें हंसने लगी। अब तीनों दोस्त बेड पर बैठे हुए थे। तभी समर ने आशी की तरफ देखते हुए पूछा, और बता, कहाँ गई थी अपने हस्बैंड के साथ? बिना बताए चली गई थी। और हमारे लिए क्या लाई? समर की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, तेरे लिए मछलियां लाई हूं। बोल, तेरे मुंह में ठूंस दूं। लालची कहीं का, कभी खुद तो कोई गिफ्ट नहीं देता और मुझे आया है मांगने। चल हट, हवा आने दे। आशी की बात सुनकर समर ने मुंह बना लिया। वह जैसे ही आशी से कुछ कहने वाला था, उसकी नजर आशी के गले और कॉलरबोन के पास चली गई। आशी के बदन पर कुछ जख्म थे, जो अब हल्के नीले पड़ चुके थे। समर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अरे आशी, यह क्या हुआ है तुझे? तेरे बदन पर ये निशान और ये नीले पड़ गए हैं। अरे रे, बेचारी बहुत जोर से बाथरूम में गिरी थी क्या? दिखा मुझे। कहते हुए समर ने जैसे ही अपना हाथ आशी के गले पर, जहां लव बाइट थी, रखने की कोशिश की। आशी और नताशा दोनों उसके कहने का मतलब समझ चुकी थी। अब दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन समर, जो बेचारा हमेशा से अखंड सिंगल रहा था और एक गर्लफ्रेंड के लिए भी अब तक स्ट्रगल कर रहा था, लव बाइट जैसी चीजों से अनजान था। समर की बेवकूफी भरी बात सुनकर आशी ने तुरंत अपने गले में दुपट्टा लपेट लिया और इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोली, हाँ, शायद थोड़ी खरोंच लग गई। लेकिन समर को आशी की बात पच नहीं रही थी। वह जैसे ही कुछ कहने वाला था, नताशा, जो शर्म से लाल हो चुकी थी और जिसे आशी से कुछ बात करनी थी, उसने बहाना बनाते हुए कहा, समर, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो। मुझे आशी से कुछ पर्सनल बात करनी है। और अब नताशा की बात सुनकर समर आगे कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। समर के जाने के बाद नताशा जोर जोर से हंसने लगी। आशी को नताशा के हंसने का कारण समझ नहीं आ रहा था। उसने नासमझी में नताशा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है नताशा? तू इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है? अब नताशा ने आशी के गले से उसका दुपट्टा हटाकर उन जख्मों को देखते हुए कहा, लगता है तेरा साइको कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो जाता है। वैसे कैसी रही तेरी फर्स्ट नाइट? उसने ज्यादा तंग तो नहीं किया? इन शब्दों को कहते हुए नताशा की आंखों में शरारत झलक रही थी। वह आशी को छेड़ रही थी। लेकिन आशी, उसकी बातों को सुनकर अपना शर्म से लाल चेहरा संभालते हुए इधर उधर देखने लगी। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वह बोली, कैसी कैसी बातें कर रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। आशी को इस तरह शर्माते हुए देखकर नताशा एक बार फिर जोर जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा जी, कुछ नहीं समझी। देख, बहाना मत बना आशी। तेरी बॉडी और तेरा शर्म से लाल चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को हासिल कर ही लिया। और बता,
उसने अपना लव कन्फेस किया कि नहीं, या बस यूं ही? और तुम लोग गए कहाँ थे अपनी स्पेशल नाइट एंजॉय करने के लिए? मुझे भी बता, बहन हूं तेरी। नताशा के पूछने पर आशी ने थोड़ी शर्माते हुए उसे सब कुछ बता दिया। आशी की बातें सुनने के बाद नताशा का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरानी से अपना मुंह खोले आशी से बोली, ओ माय गॉड आशी, तू ये क्या कह रही है? तेरा साइको इतना सुपर रोमांटिक, आई कांट बिलीव इट। यार तुम लोगों का तो बढ़िया है। दिखने में वह कितना खड़ूस लगता है, लेकिन उसके प्यार करने का स्टाइल तो सही में गजब है यार। ये तो पूरा का पूरा नारियल निकला, ऊपर से सख्त अंदर से नर्म। सच आशी, मैंने कहा था ना कि वह तुझे बहुत प्यार करता है, पर तू ही मानने को तैयार नहीं थी। सच में मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। काश ऐसा लाइफ पार्टनर सबको मिले। कहते कहते नताशा की आंखों में कुछ इमोशन आ गए और उसका चेहरा मायूस हो गया। उसके इस एक्सप्रेशन को आशी ने भी नोटिस कर लिया। आशी अपने चेहरे पर दुख लाते हुए नताशा के गले लग गई और बोली, थैंक यू नताशा, ये सब तेरी वजह से हुआ है मेरी बहन। अगर तूने उस दिन मेरी हेल्प ना की होती तो शायद आज मेरी लाइफ में ये खुशियां ना होती, लेकिन तेरे इस फैसले की वजह से तेरी लाइफ स्पॉइल हो गई। मुझे सचमुच इस बात का बहुत दुख है। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि तुझे भी रॉकी इतना ही प्यार करे, तुम दोनों की लाइफ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं और उसे अपनी गलती का एहसास हो। तू जिस प्यार और मोहब्बत को डिजर्व करती है वह तुझे जरूर मिले। आशी नताशा के गले लगकर यह बातें कह रही थी। उसकी आंखों में सचमुच अपनी बहन के लिए दुख झलक रहा था। अब नताशा की आंखों में भी आंसू आ गए। नताशा ने अपने भरे हुए गले से आशी को सीने से लगाते हुए कहा, तू मेरे लिए दुखी मत हो आशी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये तो शायद मेरी किस्मत थी जिसने मुझे मेरे प्यार से मिलवाकर भी उससे दूर करने का फैसला कर लिया। शायद कान्हा जी ने मेरी किस्मत में यही लिखा था। और नताशा की इन बातों को सुनकर आशी हैरानी से झटके से उससे अलग हुई। अब वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन में बोली, तेरे प्यार से मिलवाकर मतलब? इसका मतलब नताशा, तू रॉकी से प्यार कब, कैसे? आशी की बात सुनकर नताशा ने अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन क्या फायदा, इस किताब को अब बंद करने का वक्त आ गया है। मैं उससे प्यार करती हूँ, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? उसे तो मुझसे प्यार नहीं है। इनफैक्ट आज तो कृष्ण ने भी हम दोनों से हमारी शादी के रिलेशनशिप को लेकर फैसला पूछा था कि हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। रॉकी का फैसला तो साफ है कि वह इस शादी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि वह जबरदस्ती की इस शादी को नहीं मानता। नताशा की बात सुनकर आशी ने हैरानी से पूछा, और तेरा क्या फैसला है? तूने साइको को क्या जवाब दिया? क्या तू इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेगी? देख नताशा, मैं जानती हूँ रॉकी अभी फिलहाल भटका हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके लिए तुमसे अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन ये भी सच है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। मेरे ख्याल से तुझे एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। किस्मत वाले होते हैं वे लोग जो अपने प्यार को हासिल कर पाते हैं। और यह बात मैंने साइको से उन 5 महीनों की दूरी में सीखी है। अपनी मोहब्बत के बिना जीना कितना मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से तुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। आशी की इन बातों को सुनकर नताशा ने अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाते हुए कहा, क्या फायदा आशी, कोई भी कोशिश एक तरफ से नहीं होती। प्यार अगर एक तरफा हो तो वह कभी कामयाब नहीं हो सकता। और वैसे भी अथर्व भाई भी इस शादी से खुश नहीं है, तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए सबको तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। नताशा की बातों में उसका दर्द साफ नजर आ रहा था और आशी उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। अब नताशा अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए आशी की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, खैर तू छोड़, मेरी बातें हैं। तू अपना और अपने प्यार का ख्याल रख। तुझे बहुत मुश्किल से उसका साथ मिला है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, ये सोचकर कि कम से कम तू तो खुश है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तू आराम कर। कहकर नताशा आशी को बाय बोलकर वहां से चली गई। और नताशा के जाने के बाद आशी की भी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपनी बहन के लिए दुख हो रहा था और खुद को वह गिल्टी समझ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार वह थी। इधर दूसरी तरफ कृष हमेशा की तरह अपने चेहरे पर एटीट्यूड और कोल्ड ओरा लिए अपने सीक्रेट अड्डे पर राका के सामने हमेशा की तरह एक बड़े से किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठा था। तभी राका ने उसे एक सूटकेस दिखाते हुए कहा, किंग, काफी हैरानी वाली बात है,
उस अनजान शख्स ने विवान खन्ना के इस सीक्रेट बैग को चुराने के बाद आज सुबह ही सीक्रेटली हमें सेंड कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, उसने इतने एक्सपेंसिव और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वाले इस लैपटॉप को हमारे पास क्यों भेजा? क्या उसे इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है? इस लैपटॉप में विवान खन्ना के बिजनेस से जुड़े बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो उसे बहुत कमजोर कर सकती है। इसके बदले विवान खन्ना कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था। तो इतनी मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर इस बैग को चुराने के बाद उस इंसान ने ये बैग खुद क्यों नहीं रखा? ये बैग हमें क्यों भेज दिया? राका की बात सुनकर कृष ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या इस बैग के साथ तुम्हें कुछ और भी मिला है? राका एक पैकेट कृष की तरफ बढ़ाते हुए कहा, किंग, इस बैग के पास ये पैकेट पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो पेपर का बना हुआ बस एक पैकेट है, एक लिफाफा। राका की बात सुनकर कृष ने वह लिफाफा अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखा। उस पर कुछ भी नहीं लिखा था, वह सिर्फ प्लेन पेपर था। लेकिन फिर कृष ने अपने पॉकेट से एक लाइटर निकालकर उस पेपर के नीचे रखा और उसे चारों तरफ गोल गोल घुमाने लगा। धीरे धीरे उस पेपर पर कुछ लिखा हुआ उभरने लगा, जिसे देखकर राका काफी हैरान हो गया। अब उसने हैरानी से कहा, ये तो कोई सीक्रेट मैसेज है। अब कृष और राका दोनों ही उस मैसेज को पढ़ने लगे, जिस पर लिखा था, ड्रैगन किंग, तुम सोच रहे होंगे कि यह बैग तुम्हारे पास मैंने क्यों भेजा है। एक ऐसा बैग जिसे पाने के लिए कोई भी माफिया कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है, मैंने तुम्हें बिना किसी डील के ही क्यों दिया है? तो मेरा जवाब है, क्योंकि मुझे पता है तुम इस बैग का, इस लैपटॉप में रखी हुई इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करोगे। हम दोनों का एक ही मोटिव है, माफिया किंग विवान खन्ना की बर्बादी, जिसे फिलहाल तुमसे बेहतर कोई अंजाम नहीं दे सकता। इसीलिए तोहफा कबूल करो, और हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे भी तुम्हें ऐसी बहुत सी चीजें मिलेगी जिन्हें जरिया बनाकर हम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। वह कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही समझ लो। और ये तोहफा मेरी दोस्ती का पहला नजराना है, तुम्हारे नए दोस्त पी की तरफ से। ये कौन सी न्यू पर्सनैलिटी है जो माफियाओं की वर्ल्ड में आए है? किंग, क्या लगता है तुम्हें, क्या वह सच कह रहा है? क्या हमें सचमुच उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, बिना ये जाने कि वह कौन है और कहां से आया है? कहते हुए राका काफी कंफ्यूज था। लेकिन राका की बात सुनकर कृष उस बैग की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में राका से बोला, वह कौन है और क्या चाहता है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल इस लैपटॉप को चेक करो और इसमें से इंफॉर्मेशन निकालो। विवान खन्ना की बर्बादी अब शुरू हो चुकी है, और हाँ, पता करो उसका लुक कैसा है। समझ आएगी आखिर ये पी चीज क्या है। कहते हुए कृष के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। और इधर दूसरी तरफ विवान खन्ना गुस्से से पागल हो रहा था। उसने गुस्से में आकर उस रात गोदाम में बचे हुए जितने भी गार्ड थे, उन सभी को खत्म कर दिया था। क्योंकि न सिर्फ उसका करोड़ों का नुकसान हुआ था, बल्कि उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वाली बैग भी वहां से गायब हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, किसी ने उसे सामने से आकर चैलेंज किया था। ये बात माफिया किंग कैसे बर्दाश्त कर सकता था? विवान खन्ना के चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े थे, और विवान खन्ना के बगल में खड़ा डैनियल डर के मारे कांप रहा था, उसके माथे से पसीना बह रहा था। तभी विवान खन्ना की गुस्से भरी नजर डैनियल पर पड़ी। अपनी शामत आई हुई देखकर डैनियल अपना सलाइवा घटकते हुए जल्दी से एक स्केच और लैपटॉप विवान खन्ना के आगे करते हुए बोला, सर, उस इन्फिल्ट्रेटर का स्केच हमने बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किया है। हालांकि अभी भी हम लोग कंफर्म नहीं है कि वह बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। बस बचे खुचे कुछ गार्डों के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमने ये स्केच तैयार करवाया है। डैनियल की बात सुनकर विवान अपनी कुर्सी पर बैठा और अब वह किसी साइको की तरह उस लैपटॉप पर उस स्केच को देख रहा था। और अब डैनियल ने बताना शुरू किया, सर, इस हमलावर की हाइट लगभग 5.5 फीट है। काफी लाइटवेटेड और फास्ट मूव वाला। इसका लाइटवेट होना ही इसके फास्ट मूव का कारण है, कहीं भी छिपकर वार कर सकता है। सर से लेकर पांव तक ब्लैक लेदर के ड्रेस पहने हैं। इसके टॉप एरिया में एक ब्लैक हुडी है। चेहरे पर स्केलेटन ब्लैक डेविल मास्क, जिसके कारण उसका चेहरा देखना नामुमकिन है। हाथों में ब्लैक लेदर ग्लव्स और बाघ पंजा, जिसे वह अपने हाथों में किसी खंजर की तरह पहनकर रखता है। और फाइटिंग के दौरान वह इस बाघ पंजे से सबके गले पर वार करके खत्म कर देता है। ऐसा करने से सामने वाले के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाती और वह 1 मिनट में मौत की आगोश में चला जाता है। उसकी फाइटिंग स्किल और कराटे मूव्स काफी फास्ट हैं, जिन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह चाहे जो भी हो, माफिया किंग बहुत फास्ट और इंटेलिजेंट है।
डैनियल के डिस्क्रिप्शन के बाद विवान खन्ना उस कैच को ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक बार फिर गुस्से से पागल होने लगा। वह लगभग जोर से चीखते और चिल्लाते हुए डैनियल को ऑर्डर देते हुए बोला, आखिर यह कौन है जो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसका निवाला खींच रहा है? पता करो डैनियल, यह मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। इसे पता नहीं है इसने किसकी गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की है। मुझे ये किसी भी कीमत पर चाहिए और जिंदा चाहिए। इन शब्दों को कहते हुए विवान गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी भूरी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी, माथे और हाथों की नसें उभरी हुई थी। इधर दूसरी तरफ क्रिश रात लगभग 12:30 बजे घर आया। वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर बेड पर बैठकर अपनी पढ़ाई करती हुई आशी पर पड़ी। क्रिश ने आशी की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, व्हाट हैपेंड फायरफ्लाई? तुम सोई नहीं अभी तक? 162 क्या आशी मना पाएगी क्रिश को? क्रिश को देखकर आशी ने मुस्कुराकर अपनी किताबें बंद करते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, साइको। तुम इतनी रात को क्यों आते हो? थोड़ा जल्दी आया करो ना, मुझे कितना इंतजार करना पड़ा तुम्हारा। कहते हुए आशी ने मासूमियत से क्रिश से शिकायत की। और आशी की मासूमियत भरी बात सुनकर क्रिश अपने हाथों में पहनी हुई घड़ी खोलकर ड्रॉवर में रखते हुए अपने चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान लाकर बोला, अच्छा, और तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी, फायरफ्लाई? इतना कहते हुए क्रिश आशी के पास आकर बेड पर बैठ गया। अब आशी को देखकर कुछ सोचते हुए बोली, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, साइको। बात? क्या बात करनी थी, फायरफ्लाई? और पैर कैसा है तुम्हारा? डोंट टेल मी, वॉक कर रही थी, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है, राइट? कहते हुए क्रिश आशी के पैरों को देखने लगा। और आशी ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं साइको, मैं नहीं चली थी। पीटर से कहकर मैंने व्हीलचेयर मंगवा ली थी, वॉशरूम जाने के लिए, जैसा तुम नोट में लिख कर गए थे। अच्छा, अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना मंगवाती हूँ। साथ में खाना खाएंगे और बात करेंगे। और आशी की बात सुनकर क्रिश उसके पैरों को छोड़कर घूरकर उसे देखते हुए बोला, फायरफ्लाई, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। तुम अभी तक भूखी क्यों हो, फायरफ्लाई? तुम्हें मेडिसिन लेनी थी ना? ये सुनकर आशी अपने होंठ बिचकाते हुए क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, साइको। मैंने फल खाए थे और मेडिसिन भी ले ली है। बस मुझे डिनर तुम्हारे साथ करना है क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आशी की बात सुनकर क्रिश कंफ्यूजन से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें ऐसे भी क्या बात करनी है, फायरफ्लाई, जो तुम इस वक्त तक मेरा इंतजार कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम सुबह भी तो कह सकती थी। अब आशी मुंह बनाते हुए बोली, बताती हूँ, पहले फ्रेश तो हो जाओ। मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकती थी क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रिश आशी की बात सुनकर उसकी बुक्स, जो कि बेड पर रखी हुई थी, उन्हें कलेक्ट करके साइड टेबल पर रखता है। और बिना कुछ बोले आशी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। ये देखकर आशी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए बोली, अरे साइको, तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, देखो मैंने अपनी नाइट ड्रेस भी पहन ली है। कहते हुए आशी ने अपने होठों को गोल करके उसका पाउट बना लिया था और अब वह अपनी टिमटिमाती आंखों से क्रिश को देख रही थी। उसने अपने हाथ गिरने के डर से क्रिश के गले में लपेट दिया था, लेकिन क्रिश उसे अपने साथ बाथरूम में लाते हुए उसे सिल्फ पर बिठा देता है और अब उसके सामने ही अपने कपड़े रिमूव करते हुए बोला, फ्रेश हो गई हो तो एक बार और हो जाओ फायरफ्लाई, मुझे तुम्हारे साथ बात लेना है। और आशी क्रिश को कपड़े रिमूव करते हुए देखकर शर्माकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और थोड़ा घबराते हुए बोली, साइको, तुम फिर मुझे तंग करोगे ना? देखो प्लीज सारे कपड़े रिमूव मत करना, मुझे शर्म आती है। और आशी की मासूमियत भरी बातें सुनकर क्रिश को उसे पर हंसी आ रही थी, लेकिन वह अभी भी अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लाता। और आशी के हाथों को उसकी आंखों से हटाते हुए उसके कानों के पास जाकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, फायरफ्लाई, अगर मैं कपड़े नहीं खोलूंगा तो शावर कैसे लूंगा? क्या तुम कपड़े पहनकर शावर लेती हो? और तुम मुझे देखकर इतना शर्माती क्यों हो? देखो मेरी तरफ फायरफ्लाई, क्या मैं तुम्हें हॉट नहीं लगता या मुझे देखने का तुम्हें दिल नहीं करता? कहते हुए क्रिश आशी के कानों पर वाइट करके कीस लिया। है साइको। अब क्रिश आशी के कपड़ों को रिमूव करने लगा, जो महसूस कर आशी को और भी ज्यादा शर्म आ रही। आशी ने इस वक्त एक नाइट शर्ट और छोटा सा पजामा पहन रखा। रात का वक्त था, उसने ब्रा नहीं डाली थी और अब कपड़े रिमूव होते ही आशी शर्म से पानी पानी होने लगी थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने सीने को कवर करने की कोशिश की, लेकिन क्रिश, जिसकी नजर उसके खुले सीन पर थी,
आशी की इस हरकत पर वह उसके हाथों को उसके सीने से हटाते हुए थोड़ा कटोरा आवाज में बोला, डोंट ट्राई टू हाइड इट फायरफ्लाई, आई वॉन्ट टू सी देम। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मेरी ही चीजों को मुझसे दूर रखें। आज के बाद ये करने की कोशिश मत करना, समझ में आया तुम्हें? कृष इन शब्दों को थोड़ा कठोरता से कहा था जिन्हें सुनकर ऐसी घबरा गई थी। उसने शर्म और थोड़ी घबराहट से अपना सर नीचे कर लिया और अब कृष आशी की बॉडी को अपनी आंखों से ऊपर से नीचे जाकर स्कैन करने लगा। अब उसके हाथ आशिकी के सीने पर थे और वह उनके साथ खेल रहा था। इसके साथ ही वह आशी के पैरों को फैलाकर खुद बीच में आ गया और अब उसने अपने होंठ धीरे से आशी के होठों पर रख दिए। अब कृष आशी को किस करने लगा। वह उसे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से किस कर रहा था। इसके साथ ही उसके दोनों हाथ आशी के सीने को सहला रहे थे, उसे प्रेस कर रहे थे। जो महसूस कर आशी की सिसकियां निकलने लगी थी, वह अपनी आंखें बंद कृष की किस को फील कर रही थी। अब आशी के हाथ अपने आप ही कृष के गले और बालों में चलने लगे थे। आशी के रिएक्शन को महसूस कर कृष को भी अब अच्छा लग रहा था। अब कृष उसे बहुत ही डीप किस करने लगा था। उसके हाथ लगातार आशी की बॉडी और सीने को मसल रहे थे। आशी की सिसकियां उसे एक्साइट कर रही थी। लेकिन 10 मिनट बाद ही कृष आशी के होठों को एक स्मूच के साथ छोड़ता है। कृष के होठों से आजाद होते ही आशी लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखते ही कृष नीचे से हार्ड होने लगा था। उसके दिल में आशी को पाने की चाहत उमड़ पड़ी थी, लेकिन उसने किसी तरह अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और वह आशी की बॉडी को एक स्पंज बाथ की मदद से क्लीन करता है, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी और पट्टी का गीला होना आशी को प्रॉब्लम दे सकता था। आशी को बाथ देने के बाद कृष उसे बाथरोब पहना दिया और अब वह आशी के सामने ही खुद भी बाथ लेने लगा। आशी इसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि कृष ने अपनी अंडरवियर पहन रखी। कुछ देर बाद दोनों ही बाथरोब पहने हुए बाथरूम से बाहर आए। आशी कृष की गोद में थी। अब कृष ने आशी को सोफे पर बिठाया और इंटरकॉम पर कॉल करके खाना कमरे में मंगवाए। थोड़ी ही देर में खाने की ट्रॉली कमरे के बाहर रखकर पीटर चला गया और अब कृष उसे ट्रॉली को लाकर सोफे के बगल में कॉफी टेबल पर अरेंज करता है। अब आशी की बगल में सोफे पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। अब दोनों ही एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। आशी को अब इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि कृष के साथ रहते हुए उसे इसकी आदत हो गई थी। खाना खाते हुए कृष आशी के होठों और गले पर लाइट कीस कर रहा था। तभी आशी को कुछ ख्याल आया और उसने कृष से कहा, साइको, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या आप तो मेरी बात सुनोगे? कृष आशी को अपनी गोद में बिठा हुए अपने हाथों से उसे खिलाते हुए बोला, बोलो, ऐसी भी क्या बात है फायरफ्लाई जो तुम्हें शांति से बैठने नहीं दे रहा? क्या चाहिए तुम्हें? आशी ने अपने होठों का पाउट बनाते नामे अपना सर झटकते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए साइको, मुझे तो बस तुमसे रॉकी और नताशा के बारे में बात करनी है। नताशा आई थी मुझसे मिलने, मुझे पता चला कि तुम उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में उसका फैसला पूछ रहे थे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम अच्छे से जानती हो दोनों की शादी किस कंडीशन में हुई है और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो आई डोंट थिंक कि उन दोनों को यह शादी आगे बढ़ानी चाहिए। आशी ने मासूमियत से कृष की तरफ देखते हुए पूछा, तुम ये कैसे कह सकते हो साइको कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? ये भी तो हो सकता है कि वे इस शादी को आगे बढ़ाना चाहते हो। बस कैसे बढ़ाया जाए यह नहीं पता। What do you mean, Firefly? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। मैं साफ साफ ही कह रही हूँ साइको, आई थिंक नताशा इस शादी को आगे बढ़ाना चाहती है और शायद वह रॉकी से प्यार भी करती है, बस कह नहीं पा रही। रॉकी और अथर्व भैया के डर से। प्लीज साइको, उन दोनों के बारे में कुछ सोचो ना। आशी बहुत ही प्यार से फिर से रिक्वेस्ट कर रही थी और अब कृष उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन में बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो फायरफ्लाई कि नताशा रॉकी से प्यार करती है? और अगर करती भी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसे रॉकी से बात करनी चाहिए क्योंकि यह उन दोनों की पर्सनल लाइफ है। इसमें हम दोनों कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें भी इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, समझ में आया? क्योंकि दूसरों को पूरा हक है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में फैसला लेने का, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मैं फोर्स करने के लिए नहीं कह रही साइको, मैं बस इतना कह रही हूँ कि उन दोनों को एक मौका दो। देखो साइको, भले ही रॉकी आज नताशा से प्यार नहीं करता, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह आगे भी नहीं करेगा। देखो साइको, तुम अच्छे से जानते हो रॉकी अभी अपनी फीलिंग को लेकर काफी कंफ्यूज है और मुझे लगता है उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। नताशा बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है और उससे प्यार भी करती है। मुझे लगता है अगर रॉकी को टाइम मिले तो शायद वह नताशा को समझ सके, लेकिन उसे सही रास्ता दिखाना होगा।
उसने अपनी बेवकूफ़ी में आकर जो गलतियां की हैं, उस बीच सिर्फ यह अच्छा काम हुआ है कि नताशा जैसी लड़की उसकी लाइफ में आई है। और तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि नताशा ने ये सब मेरी लव लाइफ और शादीशुदा लाइफ को बचाने के लिए किया था। इस बीच उसे बेचारी की लाइफ प्रॉब्लम में आ गई है। मुझे लगता है हमें रॉकी और नताशा के लिए कुछ करना चाहिए, साइको, ताकि वे दोनों एक दूसरे को समझ सकें। और आशी की बातों को सुनकर क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से घूर कर देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, आर यू मैड? का रिप्लाई, तुम अपने छोटे से दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। तुमने क्या शादी ब्याह और लव लाइफ को कोई मजाक समझ रखा है, जो तुम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करोगी और सब ठीक हो जाएगा? रॉकी उससे प्यार नहीं करता है। नताशा को जबरदस्ती उम्मीद देकर या उसके साथ इस रिलेशनशिप में रखकर तुम नताशा के साथ गलत करना चाहती हो। इसीलिए बेहतर है वह दोनों इस रिलेशनशिप से आजाद हो जाएं। वैसे भी इस शादी का कोई मतलब नहीं है। रॉकी की आंखों में मैं नताशा के लिए कोई फीलिंग नहीं देखता। इसीलिए तुम इन बकवास बातों को बंद कर दो और चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कहते हुए क्रिश आशी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आया। क्रिश की नीली नजरों को और उसके गुस्से को देखकर आशी थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी वह थोड़ा हिम्मत करते हुए बोली, साइको, तुमने रॉकी की आंखों को तो देखा, आकाश, नताशा की आंखों को भी देख लेते। तुम्हें भी उसकी आंखों में रॉकी के लिए प्यार नजर आता। देखो साइको, मैं जानती हूँ शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है, और इसीलिए तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जोड़कर रखे रहने को ही तो प्यार कहते हैं। नताशा उससे प्यार करती है, और अपने प्यार को पाने के बाद उसे खो देना कितना तकलीफदेह होता है, मुझसे बेहतर कौन मिल सकता है? तुम्हें पाने के बाद पूरे 5 महीने तुमसे दूर रहकर मैंने जो दर्द सहा, मैं नहीं चाहती कि नताशा भी उस दर्द को सहे। बहुत किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिन्हें उनके प्यार मिलता है। हम लोगों को ही ले लो, साइको, मैं भी तो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, और आज मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती। शादी के बाद एक दूसरे के करीब रहकर ही तो हम दोनों ने एक दूसरे को समझा था, वरना मुझे लगता था तुम मुझे समझते ही नहीं हो। इन शब्दों को कहते हुए आशी की आंखों में हल्की नमी थी, जिसे देखकर क्रिश आशी को थोड़ा डांटते हुए बोला, Beware the firefly that tried to cry, I don't like it at all. हम दोनों की बात दूसरी थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बस मैं अपना लव कन्फेस नहीं कर पाता था और तुम मेरी फीलिंग को समझ नहीं पाती थी। और मैं कोशिश ना की होती तो आज तुम मुझसे दूर होती। मेरी जिद ही थी जो आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन नताशा और रॉकी, और अगर यही से तुम एक बार फिर करो तो, साइको, मैं यह नहीं कहती कि तुम उन दोनों को जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध कर रखो, लेकिन ये याद रखो, साइको, कि वह दोनों हमारे भाई बहन हैं। आखिर हम दोनों उन दोनों की खुशी ही तो चाहते हैं। और तुम भी यह बात अच्छे से जानते हो कि रॉकी के लिए नताशा परफेक्ट है। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम उन्हें थोड़ा सा टाइम दो, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सके। और अगर उसके बावजूद वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, पर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? देखो साइको, हम यह नहीं बोल सकते ना कि आज उन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं थी। इसीलिए मैं बस एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, साइको, अगर तुम चाहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे तुमने आज तक सब संभाला है, आगे भी संभाल लोगे। प्लीज साइको, नताशा की खुशी के लिए उन दोनों की रिलेशनशिप को एक मौका दो ना। तोड़ना तो बहुत आसान है, एक बार जोड़ने की भी कोशिश कर लेते हैं। बोलो ना साइको, तुम उन्हें मौका दोगे ना? कहते हुए आशी ने अपने छोटे छोटे हाथों में क्रिश के चेहरे को थाम लिया और अब वह उसकी आंखों में उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। और आशी की आंखों में उम्मीद देखकर क्रिश ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, ओके, लेकिन याद रखना फायरफ्लाई, उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या नहीं, यह उनके पर्सनल फीलिंग पर डिपेंड करता है। इसमें मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और अगर इसके बावजूद वह दोनों एक साथ न रहना चाहें, तो फिर आगे तुम कुछ नहीं कहोगी, आई बात समझ में? और अब क्रिश की बातों को सुनकर आशी जल्दी से उसके गले लगाते हुए खुशी से एक्साइटेड होते हुए बोली, ये तुम बहुत अच्छे हो साइको, मुझे पक्का यकीन है वो दोनों बहुत जल्द एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर तुम कुछ करना चाहो तो तुम किसी चीज में तो फेल हो ही नहीं सकते। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू साइको। और आशी के अचानक हक करने से उसके चेहरे पर मुस्कान और एक्साइटमेंट देखकर क्रिश के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आशी को बैक हक किया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, तुम मुझ पर अपनी यह मासूमियत के तीर चलाना बंद करो फ्री, वरना मैं रात भर तुम्हें सोने नहीं दूंगा।
और यह भी भूल जाऊंगा कि तुम्हारे पैरों में चोट लगी है। फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। और अब क्रिश की बातों को सुनकर आशी जल्दी से उसके सीने से अलग हुई। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, क्रिश ने अचानक ही उसके बाथरोब की नॉट पकड़कर झटके से खींच दी। और ऐसा होते ही उसकी बाथरोब खुल गई। आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। और अब क्रिश ने अपने भी बाथरोब अपने बदन से अलग करके साइड में फेंक दिया। अब दोनों ही एक दूसरे के सामने बिना कपड़ों के थे। ये देखना आशी के लिए सचमुच काफी शर्मिंदगी भरी थी। उसने घबराते हुए अपने शर्म से लाल चेहरा संभालते हुए अपनी नजर नीचे करके क्रिश से कहा, साइको ये तुम। कहते हुए आशी की आंखें शर्म से झुक गई। वह अपने बदन को सिकुड़ने लगी थी, लेकिन उसे ऐसा करते हुए देखकर, नो नीड टू बी सो शाई फायरफ्लाई, नाउ यू हैव टू गेट यूज्ड टू सीइंग मी लाइक दिस। क्योंकि ये हमारा प्राइवेट टाइम है, रात का वक्त जब मुझे हम दोनों के बीच कोई दीवार नहीं चाहिए, नॉट इवन अ वॉल ऑफ क्लोथ्स। और अब तुम्हें ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। अब क्रिश आशी को धीरे से बेड पर लिटाकर उसके साथ ही बिस्तर पर लेट गया और अपने बदन पर एक ब्लैंकेट कवर कर लिया। अब क्रिश अपने हाथों से आशी की बॉडी और सीने को महसूस करने लगा। वह बड़ी ही मदहोशी से उसकी बॉडी को अपने हाथों से सहला रहा था और अब उसने एक बार फिर आशिकी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। ऐसा होते ही आशी को अपनी बॉडी में कर्ट सा महसूस होने लगा। उसे काफी शर्म आ रही थी, उसका बदन मचलने लगा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वह क्रिश का कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती थी। क्रिश धीरे धीरे उसके होठों को शक करते हुए अचानक ही आशिकी के ऊपर आ गया। अब बस के होठों को बड़ी ही मदहोशी से सक करने लगा। उसके साथ ही उसके हाथ लगातार आशी की बॉडी पर चल रहे थे और आशी के मुंह से निकल रही थी सिसकियां उसे पागल कर रही थी। धीरे धीरे क्रिश उसके होठों को छोड़कर उसके गले और कॉलर वन पर किस करते हुए सीने पर आया और अब उसके खुले सीन को अपने हाथों से मसलते हुए उसे शक करने लगा, जो महसूस कर आशी चेहरा पसीने से भीगने लगा। उसके मुंह से आन्हें सिसकियां निकलने लगी। आशी क्रिश के बालों में हाथ चलाते हुए उससे सॉफ्ट पेश आने की रिक्वेस्ट कर रही थी क्योंकि क्रिश काफी एक्साइटेड और पैशनेट होने लगा था। धीरे धीरे क्रिश नीचे की तरफ आया और अब आशी को अपने पैरों में तकलीफ होने लगी थी और तभी वह दर्द से करहाते हुए क्रिश से रुक जाने की रिक्वेस्ट करती है। साइको मेरे पैर में दर्द हो रहा है, प्लीज रुक जाओ। और आशी की रिक्वेस्ट सुनकर क्रिश अपने होश में आया। क्रिश अपना पेशेंस लूज कर चुका था, लेकिन आशी की रिक्वेस्ट सुनने के बाद ना चाहते हुए भी वह अपनी जगह रुक गया। अब वह आशी के बगल में लेटकर आशी को खींचकर अपने ऊपर लिटा लेता है और अब वह उसके होठों के रस को मदहोशी से पीने लगा। क्रिश आशी के साथ अपनी लिमिट क्रॉस करना चाहता था, लेकिन फिलहाल आशी को पैरों में बहुत चोट थी और वह किसी भी हाल में अपनी फायरफ्लाई को दर्द और तकलीफ तो नहीं दे सकता था, इसीलिए वह बस उसके होठों से ही अपनी प्यास बुझा रहा था। और तभी आशी को अपने नीचे उसकी हार्डनेस महसूस होती है, जिसे महसूस कर उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। वह क्रिश से खुद को दूर करना चाहती थी, उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्रिश उसके होठों को आजाद नहीं किया था। अब वह आशी को किस करते हुए उसकी पीठ को अपने हाथों से सहलाते हुए धीरे धीरे अपने हाथ नीचे ले जा रहा था, जो महसूस कर आशी कसमसाने लगी थी। लेकिन क्रिश उसे अपनी बाहों में मजबूती से जकड़ रखा था। लगभग 20 मिनट के डीप किस के बाद क्रिश ने आशी के होठों को एक स्मूच के साथ छोड़ा। क्रिश के होठों से आजाद होते ही ऐसी लंबी लंबी सांस लेने लगी। वह पूरी तरह से क्रिश के ऊपर ही लेटी हुई थी और अब वह किसी तरह अपने सांसों को काबू करते हुए क्रिश से बोली, साइको मुझे बेड पर सोने दो ना, मुझे नीचे चुभ रहा है, प्लीज। कहते हुए आशी मासूमियत से क्रिश को देख रही थी। उसने अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकाल रखा था, लेकिन क्रिश अब उसके गले पर किस करते हुए अपने हाथों से उसकी बॉडी को सहलाते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, ऐसे ही सो जाओ फायरफ्लाई, हिलने की कोशिश मत करना वरना मैं अपना कंट्रोल लूज कर जाऊंगा। अब जल्दी से आंखें बंद कर लो, समझ में आई बात? और क्रिश की बातों को सुनकर आशी ने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह क्रिश की आवाज में एक अलग ही तड़प महसूस कर पा रही थी। ये तड़प वह क्रिश की आवाज में तब महसूस कर पाती थी जब क्रिश उसके साथ उन खूबसूरत पलों को एंजॉय करता है। और यह महसूस करने के बाद आशी शर्म से लाल होने लगी थी। उसे चुपचाप सोने में ही अपनी भलाई लगी थी। ऐसे ही डार्क स्टोरी सुनने के लिए और अगले पार्ट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें अगला पार्ट बनाने में ताकत देता है। धन्यवाद।